गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास तक अपन ने जो भी स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया है, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? सर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वो आ सकता है, आपने बोला था क्या? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आ सकता है, पर कोई बहुत डिटेल यूज नहीं आएगा, और रोटेशन ऑफ एक्सेस तो नहीं आएगा, ये मुझे 100% श्योर है। मतलब मैं ये देखो, जेई ने अपने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, बट जेई ने कभी ऐसा भी नहीं बोला कि नहीं पूछेंगे। लेकिन आज तक जो भी जेई का एग्जाम हुआ है, उसने कभी भी रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात नहीं की है, जब से ये मेंस अपना शुरू हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जो हमने उससे पहले डिस्कस किया था वो सारा की सारा जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक जैसे अपन थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में सिद्धांत सर, अभी हमने जस्ट ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ मैंने पढ़ाया नहीं है। लास्ट टू लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया था। तो हमने ये बोला था कि अगर हमें कोई भी एक लाइन का इक्वेशन चाहिए तो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन में या तो लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स मिल जाए या फिर पॉइंट और स्लोप मिल जाए, ठीक है। पर कई बार डिपेंड भी करता है क्वेश्चन में। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, तुम लोग ट्राई करना, यहाँ भी हमें लाइन का इक्वेशन ही फाइंड करना है। इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन of a straight line which passes through points 3, 5 and cuts equal intercepts on coordinate axis. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा ही है, मॉडरेट मान लो। तो क्वेश्चन नोट कर लो, फिर विद इन 2 मिनट्स अप्लाई करना है आंसर। Cuts equal intercepts on coordinate axis. Time starts now. सर इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब X and Y intercepts are equal. ये नहीं पता कितने हैं, बट बोथ आर इक्वल। अंकिता ने आंसर दिया है x plus y minus 8 equals to 0। ओके, तो विद इन 2 मिनट्स जो है वो 3 लोगों ने आंसर दिया, तीनों का आंसर सेम और करेक्ट है। देखो यहाँ पे अब जिन लोगों को अप्रोच समझ नहीं आया कि हमें क्या करना है, तो हमने कहा था कि बेसिक जो होता है लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, वो तो यही है कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए या फिर 2 पॉइंट्स मिल जाए। लेकिन हम अभी इस क्वेश्चन को पॉइंट स्लोप फॉर्म से कर सकते हैं, लेकिन उससे भी सिंपल मेथड है। हमने लाइन की जो इक्वेशन डिस्कस की है वो डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट था 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसके बाद डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ, श्रेयांश का आंसर भी ठीक है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म जिसे अपन बोलते हैं, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। समझ कैसे आएगा कि हमें इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करना है? क्वेश्चन ने जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें क्वेश्चन ने बताया है कि बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में ही दोनों इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट द लाइन बी x upon a plus y upon b equals to 1।
हमने लाइन की इक्वेशन को x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, दैट मींस a इक्वल्स टू b गिवन है। क्वेश्चन ने ये भी बोल रखा है कि दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 3,5। तो हमने एक तो पहले a इक्वल टू b यहां पुट किया, तो लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू a आ गई। b के प्लेस पे a पुट किया और एलसीएम ले लिया। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 3,5। तो 3,5 से पास कराओगे, दिस बिकम्स 3 प्लस 5 इक्वल्स टू a। पास करने का मतलब सेटिस्फाई करा दिया हमने। तो हमें a का वैल्यू जो है वो 8 मिल गया। a की वैल्यू 8 यूज किया तो रिक्वायर्ड लाइन जो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सर m फाइंड करने वाला इजी नहीं होगा क्या? एंड फाइंड करने वाला अभी मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप डिटेल में लिखा है। तो वैसे तो चलो मैं बताता हूँ। एक बार ये चैट में लिखा है कि इफ बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल देन एंगल 45 डिग्री बिकॉज़ इट फॉर्म्स राइट एंगल विद टू इक्वल साइड। वेदांत एंगल 45 डिग्री तो होगा, बट कौन से एक्सिस से? अगर हम अच्छा स्लोप फाइंड करने वाला जो मेथड है बताना, तुमने कैसे सॉल्व किया? इस सिस्टम में बोला था। हाँ सर, I took x and y coordinates as x, 0 and 0, x. ठीक है, Which means y2 minus y1 upon x2 minus x1 would be 0 minus x upon x minus 0. So slope would be -1. And then y2 minus y1 equals to m of x2 minus x1, and then the answer is x plus 1 c plus y equals to कि सिंस क्वेश्चन मेथड 2 कि पहले एक बार वापस मैं मेथड 1 एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 1 में हमने लाइन की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अज्यूम किया। क्वेश्चन ने बोला कि बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, तो इंटरसेप्ट्स को इक्वल किया तो लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, नाउ दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 3,5 से पास कराया तो a की वैल्यू मिल गई, हमें लाइन की प्रॉपर इक्वेशन मिल गई। सेकंड कि अगर हम बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं कि हमें लाइन के ऊपर एक पॉइंट और स्लोप मिल जाए, तो पॉइंट तो क्वेश्चन ही बता रखा है। स्लोप फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने बोला कि सिंस बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, तो हमने कहा कि इसका जो x इंटरसेप्ट है वो a मान लिया, y इंटरसेप्ट है उसको भी a ही मान लिया बिकॉज दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब कि जो लाइन है वो a, 0 और 0, a इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट a, 0 एंड 0, a। x इंटरसेप्ट की वजह से a, 0 आ गया, y इंटरसेप्ट की हेल्प से 0, a आ गया। तो हमने फिर इस लाइन का स्लोप फाइंड किया, तो ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई किया तो स्लोप जो है वो -1 आ गया। अब हमें स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया, तो लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस बिकम्स x प्लस y इक्वल टू 8। तो ये इसका सेकंड मेथड हो गया। बिल्कुल हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप यहाँ पे फाइंड कर लिया और पॉइंट अपन को ऑलरेडी पता था। अब जो ये वेदांत ने बोला है, हम एक बार ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। इसने बोला कि एंगल 45 डिग्री होगा, बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि 45 डिग्री जो होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो इस चीज को समझने के लिए एक बार सभी लोग बोर्ड पर देखना, और अगर कोई लाइन इस तरह से है कि दिस वन इज 0,3 and this point is -3,0। ठीक है, कोई भी इस तरह से है, बताओ ट्रू और फॉल्स कि दिस लाइन हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ट्रू और फॉल्स? True. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस लाइन का x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट +3 है। जो वेदांत ने सही बोला है कि 3 and -3 आर नॉट इक्वल। दिस लाइन डज नॉट हैव इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि इंटरसेप्ट्स जो है
वो विद साइन अपन को यूज करने होते हैं। तो 3 एक अलग नंबर हुआ और -3 एक अलग नंबर हुआ। तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट 3 है, तो ये लाइन के कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट्स नहीं है। अगर हम इस लाइन की बात करते कि ये वाला पॉइंट 4,0 और ये वाला पॉइंट 0,4, then this red line has equal intercepts on coordinate axis। तो हम अब आगे से, सिंस अपन ने क्वेश्चन कर लिया और ये डायग्राम देख लिया, तो हम आगे से भी बोल सकते हैं कि जब भी किसी लाइन के कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट्स होंगे, then always slope will be equal to -1। ये जो कैलकुलेशन अपन ने करी है, यहां तक की कैलकुलेशन इक्वल इंटरसेप्ट्स के लिए करिए, तो हम एग्जाम के पॉइंट से रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं कि इफ अ लाइन हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन डेफिनेटली स्लोप ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू -1। जबकि इस लाइन का जो स्लोप है वो +1 आएगा, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट वाली लाइन नहीं है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन ने ये बोल दिया, इंपॉर्टेंट चीज ढंग से सुनना, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि दिस लाइन कट्स इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो फिर इस लाइन के भी इंटरसेप्ट की लेंथ इक्वल है, इस लाइन के इंटरसेप्ट की लेंथ भी इक्वल है। बिकॉज अगर लेंथ वर्ड यूज कर लिया तो हम मॉड लगा लेंगे, तो x इंटरसेप्ट दैट इज -3 का मॉड +3 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट +3 का मॉड +3 हो जाएगा। तो इस वाली लाइन के इंटरसेप्ट की लेंथ इक्वल है, इस वाली लाइन के इंटरसेप्ट की भी लेंथ इक्वल है। तो अगर क्वेश्चन ने लेंथ वर्ड यूज कर रखा है तब तो दोनों ही केसेस एक्सेप्टेबल हैं। बट अगर क्वेश्चन ने ओनली इंटरसेप्ट वर्ड यूज कर रखा है तो हम ये वाला केस ही लेंगे, दैट इज ये वाला केस ही लेंगे, दैट इज स्लोप को ओनली -1 यूज करेंगे। देखना जो मैंने बोला वो चीज क्लियर है क्या? सर वी कैन, हाँ आगे कंटिन्यू बोलो। सर वी कैन रिप्रेजेंट x upon a plus y upon b is equal to 1 in general. So we can find the slope by -a by b, so it will be -1. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, करेक्ट। And then y is equal to mx plus c, we can use that equation to find the value of a and b. हाँ, should we consider x intercept, y intercept 0? If a line is passing through origin, then its x and y intercepts are 0. वेदांत, why? कैसे, क्यों बोला तुमने ये? Then we never get the point. Get a line. Since the origin passes to 0,0, that means it will never reach 3,5, right? Because the line cannot go through different variables. Like the x and y will always remain the same. In that case, if a line is passing through 0,0, then this condition will not hold. Correct बोला वेदांत ने कि लाइन 3,5 से पास नहीं करेगी। बट अभी मैं ऐसा करता हूँ, एक बार तुम लोग जो बोर्ड पे लिखा है ना, ये तो सारा नोट करो, फिर मैंने जो ये इंटरसेप्ट और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का पॉइंट डिस्कस किया था, ये मैं नेक्स्ट उसमें लिख देता हूँ। यहां तक सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े। If a line passing through origin, what will be its equation? Y is equal to mx.
Sir, what is length of the intercept? इंटरसेप्ट में मॉड लगा दो बस. Sir, non-zero intercept मतलब. That means x and y intercepts are not equal to 0. Okay, sir. It isn't passing through origin. This means the line is not passing through origin. Understood. Sir, in both the sentences, it means that line is not passing through origin, na? In both the sentences. ये पूछा था if a line is passing through origin what will be its equation. तो मैंने उस पे बेस्ड इक्वेशन लिखा है, तो एक बार ट्राई करूं. In first point we are talking about only intercept, and in second point we are talking about length of intercept. In this case the intercept will be taken with sign, whether it is positive or negative it will be taken with sign. But in second case we'll take absolute value of that intercept, that means only positive value. If a line cuts x intercept as +5 and y intercept as -5, then both the intercept of this line are not equal, but lengths of both the intercept of this line are equal. One intercept is +5, other intercept is -5, but length is same, that is equal to 5. So in this question you need to find slope of the line because point is already given. ओरिजिन से पास कर रही है तो पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, 0,0 से पास कर रही है. इस इंफॉर्मेशन से स्लोप फाइंड करना है. तो सो जो प्रीवियस पेज पे हमने सभी ने ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया, लास्ट वाला. तो एक बार तुम लोग ट्राई करो, जितने मैं प्रीवियस पेज कर देता हूँ. Second, so the next slide one, I didn't have to note down the question. वापस से बोलो, तुम्हारा ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं है. नहीं, मुझे क्वेश्चन नोट डाउन करना है. Sir, in both the note point slope can be -1 na. In both the question, in first note the slope must be taken as -1 only, but in second situation the slope may be +1 or -1. If lengths are equal then slope may be +1 or -1. x plus √3y equals to 0, एक आंसर बोला नंदिनी ने, और पहले क्या बोला था, y is equal to √3x. ओके, और राहुल ने बोला है y equals to √3x. y equals to √3x is the correct answer. कैसे? Slope of given line, given का मतलब this line. सभी को समझ आ गया होगा कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू 1. ठीक है. देयरफॉर इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. अब ये लाइन तो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एंड एज पर क्वेश्चन हमें इस लाइन को 15 डिग्री से और रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज. तो थीटा न्यू जो हो जाएगा वो 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री होगा या 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस. बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन ने प्रॉपरली बोला है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के लिए हम एंगल को ऐड करेंगे. तो थीटा न्यू 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री दैट इज 60 डिग्री हो जाएगा. देयरफॉर स्लोप जो आएगा न्यू, जो लाइन में अपन को चाहिए, वो
10 डिग्री से √3 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 is equal to m times x minus x1 because line is passing through 0, 0. So final answer becomes y equal to √3x. कोई भी एक लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है वो ऑलवेज y इक्वल टू mx वाले फॉर्म में आएगी, उसमें c कांस्टेंट नहीं आएगा। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे एक बार तुम लोग देखो, ये इस सॉल्यूशन का स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2 एंड लास्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना स्टेप नंबर 3। तो इन तीनों में कोई भी स्टेप किसी को पूछना है तो 1 2 3 बोल दो या चैट बॉक्स में लिख दो। डाउट इन 2। तो हमने यहाँ पे बोला कि जो ओरिजिनल इंक्लिनेशन है लाइन का वो 45 डिग्री है। फिर क्वेश्चन ने बोल रखा है कि हमने इस लाइन से 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन लेना है। तो अगर हम समझने के लिए ये एक्स और वाई एक्सिस है और मान लो जो लाइन गिवन है वो इस तरह से है कि वो यहां से 45 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है। इस लाइन को हमें अगर 15 डिग्री से और रोटेट करना है तो लाइन, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेट्स से दिस इज 15 डिग्री, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये पूरा इंक्लिनेशन 60 डिग्री का आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री से लिखा है। थर्ड स्टेप का मीनिंग क्या होगा? थर्ड स्टेप का मीनिंग तो कुछ भी नहीं होगा, बस लाइन की इक्वेशन है ये, y minus y1 is equal to m times x minus x1। तो यहाँ पे m जो है वो √3 है और x1 और y1 की वैल्यू 0 और 0 है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। 10 कैसे आया? स्लोप क्या होता है? tan थीटा। मतलब ये तो बहुत अजीब डाउट हो गया ना। हमने जब स्लोप को डिफाइन किया था तो थीटा अगर लाइन का इंक्लिनेशन है तो उस लाइन का जो स्लोप है वो tan थीटा डिफाइन किया था। इंक्लिनेशन क्या बोला था वर्ड? कि कोई भी एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन। और उस इंक्लिनेशन यानी कि उस एंगल का हम जब tan ले लेंगे दैट नंबर बिकम्स स्लोप ऑफ दैट लाइन। अभी नोट कर लिया सारा बोर्ड पे जो लिखा है? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? So wait. सर आप प्लीज वापस नॉन जीरो इंटरसेप्ट एंड लेंथ ऑफ बोथ द इंटरसेप्ट का मतलब बता सकते हैं? क्यों, क्या नहीं समझ आया तुम्हें? नॉन जीरो मतलब कि वो नंबर जो जीरो ना हो। इंटरसेप्ट क्या होता है किसी भी लाइन का? बिल्कुल ये सही है जो लास्ट में लिखा है, y is equal to mx is जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का वैल्यू नहीं बोलते अपन, लाइन का इक्वेशन बोल रहे हैं। तो y equals to mx is जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन इट passes through origin. Non-zero intercept, that means x and y both the intercepts are not equal to 0. Equal intercept means both the intercepts are equal. If x intercept is a and y intercept is b, तो a और b को हम इक्वल कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन ने बोला है नेक्स्ट में कि इफ लेंथ ऑफ बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, दैट मींस if x intercept is a and y intercept is b, then mod of a is equal to mod of b. If x intercept is 5 and y intercept is -5, then length of both the intercepts is equal to 5, that is equal, because हमने mod ले लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे एक बार मैं देखो, अभी हमने जो क्वेश्चन किया है इसमें मैंने डेटा इस तरह से लिया था कि जो ये लाइन है इस लाइन के स्लोप से हमें इंक्लिनेशन जो मिला है वो स्टैंडर्ड वैल्यू था, इसलिए इजीली मिल गया, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 किया तो थीटा 45 डिग्री समझ आ गया। बट मान लो जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड नहीं होती तो उस सिचुएशन में क्या करते? तो उस केस में मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ होता कि जो गिवन लाइन है वो y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 ऐसे गिवन होता, तो इस लाइन का जो स्लोप है ये 3 होता, ठीक है। फिर हम इसको tan थीटा के इक्वल कर लेते और फिर मान लो लेट्स से क्वेश्चन ने बोला है कि अब इस लाइन को हमने 30 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है,
तो थीटा न्यू जो है वो थीटा ओरिजिनल प्लस 30 डिग्री हम लिख लेते। अभी हमें यहाँ पे सिंस ये स्टैंडर्ड नहीं है तो हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, बट अपना आंसर अपन tan इनवर्स में नहीं देंगे ना, अपन तो प्रॉपर आंसर नंबर्स के टर्म्स में लिखेंगे। तो हम अभी क्या करते हैं, एक बार मेथड देखना कि हमने चलो यहाँ पे अभी यहीं पे छोड़ दिया कि हमें थीटा सॉल्व करना नहीं आता तो छोड़ दिया। फिर आगे बढ़े हमने कहा कि थीटा न्यू कितना होगा, थीटा न्यू विल बी इक्वल टू थीटा प्लस 30 डिग्री, थीटा का मतलब ओरिजिनल थीटा। हमें अल्टीमेटली स्लोप चाहिए, स्लोप न्यू वाला, तो न्यू स्लोप को फाइंड करने के लिए हमने दोनों साइड tan ले लिया, यहां पे tan लिया तो दिस बिकम्स tan ऑफ थीटा प्लस 30 डिग्री। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इन दिस केस tan b का वैल्यू जो है वो 1/√3 है। और फिर यहाँ पे tan थीटा के प्लेस पे 3 रिप्लेस कर देंगे तो ये डायरेक्टली हमें स्लोप न्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे ये एक बेकार सा नंबर है लेकिन नंबर मिल गया, ये न्यू स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को कैलकुलेशन करानी है ज्यादा तो वो एंगल को स्टैंडर्ड एंगल की जगह कोई सा भी एक रैंडम एंगल दे सकता है, बट उस सिचुएशन को भी हम बिल्कुल सेम मेथड जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि जो थीटा न्यू है वो थीटा ओरिजिनल में जितने एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है उतने एंगल को ऐड कर दिया, ठीक है, तो थीटा न्यू आ गया। बट अपन को सिंस स्लोप चाहिए था तो हमने इसका दोनों साइड tan लिया और tan लेने के बाद tan ऑफ थीटा न्यू को तो m न्यू बोल दिया और यहाँ पे जहां भी tan थीटा आ रहा है उस tan थीटा को हमने 3 से रिप्लेस कर दिया। सर नोट करने का ही है। नहीं, सर ये अलग अलग केसेस हैं या सारे साथ में? चार ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ऑप्शन। सर मल्टीपल चॉइस है या सिंगल? लिखा तो है लास्ट में। ओ सॉरी सर। तो ये जो हर्षिल ने बोला अपन ने इसका एग्जांपल भी ले लिया एक, तो बोला गया ऑल आर करेक्ट ए एंड डी, ओके, 3 लोगों ने आंसर दिया है। आर ने बोला है ए सी एंड डी, ओके, एक और ने बोला है कई सारे लोगों ने बोल दिया, ओके, अवनी, मिहिर, सिद्धार्थ, ठीक है।
A, C and D are correct options. पहले जो बोला था वो गलत थे. All options are not correct. और A and D बोला है नहीं. A, C and D. तो सबसे पहले हम इस लाइन के x और y इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे. तो x इंटरसेप्ट y को 0 पुट करने पे 3 आ जाएगा. y इंटरसेप्ट x को 0 पुट करने पे 3 आ जाएगा. बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल. इफ बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल तो इनका लेंथ भी इक्वल हो जाएगा. इंटरसेप्ट भी इक्वल है और हेंस लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट भी इक्वल है. ठीक है. बी ऑप्शन के लिए अगर अपन स्लोप फाइंड करें तो स्लोप ऑफ लाइन -1 आ जाएगा. -1 को जब tan थीटा के इक्वल किया तो थीटा की जो वैल्यू है वो या तो 3π/4 बोलेंगे या फिर -π/4 बोलेंगे. बट π/4 बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जबकि इस स्टेटमेंट ने एंगल को π/4 करके बोला है. तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है. डी ऑप्शन सिंपल सा था कि लाइन में इस पॉइंट -4,7 को पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो लाइन पे लाई करेगा. ठीक. इट विल गेट. ठीक है. इट मेक्स π/4 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद y एक्सिस. ये करेक्ट बोला है. बट अपन ने ऑप्शन लिखा था वो x एक्सिस लिखा था, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट है. सर π/4 क्यों होगा, मतलब π/4 क्यों नहीं लगा मन? और वापस से बोलो. पॉजिटिव π/4 क्यों नहीं लेंगे अपन? क्योंकि सॉल्व करने के बाद थीटा tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है. इसका मतलब कि थीटा आइदर 3π/4 और -π/4 होगा. π/4 होता तो फिर स्लोप +1 होना चाहिए था. ये भी ठीक है. अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के प्लेस पे क्लॉकवाइज वर्ड लिखा होता ना तो करेक्ट होता. एक बार देखना जो इसने बोला, ये भी एक अच्छी बात है. अगर ऑप्शन में एंटी, सिद्धांत ने बोला है एंटी क्लॉकवाइज वर्ड के प्लेस पे क्लॉकवाइज वर्ड लिखा होता तो बी ऑप्शन करेक्ट होता. समझ आता है सभी को? Sir, if they hadn't mentioned clockwise and anti-clockwise, like directly they would have written π/4 with positive x-axis. अगर करेक्टली ऐसे बोला है कि π/4 विद पॉजिटिव x एक्सिस, तो मतलब कोई भी वर्ड मेंशन नहीं है तो हमें उस वर्ड को फिर एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर करना है. अच्छा, ओके सर. एंड सर, हाँ सर हमको इंटरसेप्ट इक्वल मिला उसके लिए अपन -1 लिया, और लेंथ भी इक्वल है इसके लिए अपन -1 लिया. मतलब लेंथ इक्वल तो अपन +1 ले सकते हैं ना? बिल्कुल. भी जो तुमने बोला मैं अलग से एग्जांपल लिखूं कि अगर ये बोला था सर लोग, एक मिनट सर लोग देखना बोर्ड पे कि ये जो लाइन है y = x + 4, इस लाइन का अगर हम x इंटरसेप्ट फाइंड करें तो कितना आ रहा है बोलो क्विकली. y = 4 -4 and 4 -4 and y इंटरसेप्ट 4. तो lengths इस are equal. दोनों इंटरसेप्ट्स जो है वो इक्वल नहीं है बट लेंथ्स आर इक्वल. तो हर्षिल देखो एक पॉइंट समझ आ गया होगा अभी तुम्हें. हाँ, और कुछ कोई पूछ रहा था एक. तो सर इसमें हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे. पॉजिटिव वन लेंगे ना अपन. अगर लेंथ है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले लेंगे, और अगर ओनली इंटरसेप्ट को इक्वल करना है तो ओनली -1 लेंगे. यस सर. So can you please show the previous slide once? Any other doubt? Sir, can you show the working of x-intercept? Sir, आपको कैसे मिला? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. x इंटरसेप्ट में क्या शो करना है? x y intercept सर कैसे मिला सर? मैं forgot the formula. ओके. ओके सर. x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हमने लाइन की जो इक्वेशन है उसमें सिंपली y को 0 पुट करके जो x का वैल्यू आएगा दैट इज x इंटरसेप्ट. We told if intercepts are equal then -1 and not equal then +1 -1. नहीं. अरे क्या चाहते हो यार?
if intercepts are equal then slope is equal to -1, यहां तक तो ठीक है. And if length of intercept are equal then slope is equal to +-1. Not equal नहीं, if length of intercept, जो इससे पहले लिखा था मैंने, if length of both the intercepts are equal then slope will be taken either +1 or -1. तो मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे इस वाले केस में स्लोप जो है वो -1 है, स्टिल ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. और जो मैंने आगे एग्जांपल लिया इसमें स्लोप +1 है, तो भी ये वाला ऑप्शन, वो जो ऑप्शन था वो करेक्ट था कि जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है वो इक्वल है दोनों. तो स्लोप +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है. नहीं, मैंने तो ये प्रैक्टिस के लिए तुम्हें यहाँ पे लिखा है. जेई में मेंस में ओनली सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस ही आते हैं. बट जैसे मैंने अब एक बार देखना कि क्वेश्चन अगर इस बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन को अगर तुम्हारे एग्जाम में देगा तो ऐसा भी बोल सकता है कि क्वेश्चन ने ये स्टेटमेंट लिखा, फिर ये चारों स्टेटमेंट लिख दिए, फिर लास्ट में बोला कि हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और ये क्वेश्चन बन गया इंटीजर टाइप का. तो इन दिस केस 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो आंसर 3 हो जाएगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एक्चुअल में 1 और मोर देन 1 करेक्ट हैं, बट उनको हमने किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और जेई ने मेंस ने पूछ लिया, तो ऐसा कर सकता है. सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि इंटरसेप्ट इक्वल और लेंथ इक्वल नहीं है? नहीं. If 2 lines have slopes as m1 and m2, हमें लाइंस के स्लोप्स गिवन है, एंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम, यहाँ पे एक्यूट एंगल को अंडरलाइन कर लेना, एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन tan थीटा का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. एक तो इसका मीनिंग क्या है कि ऐसे है, कोई भी अपने को x एंड y एक्सिस पे 2 लाइंस गिवन है. नहीं, पहले मैं सिर्फ लाइंस की बात कर लेता हूँ कि मान लो ये 2 लाइंस गिवन है. जब भी हमें 2 लाइंस गिवन होंगी तो उनके बीच में एक एंगल तो ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा. इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज डेफिनेटली पाई माइनस थीटा. तो 2 लाइंस के बीच में ऑलवेज 2 एंगल्स होंगे, एंड इफ दीज लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वन ऑफ द एंगल इज एक्यूट एंगल एंड अदर वन इज ऑब्ट्यूस एंगल. तो अगर हमने एक्यूट एंगल को थीटा बोल दिया तो इसका मतलब कि इन दिस केस ऑब्ट्यूस एंगल अगर क्वेश्चन ने पूछा है तो हम पहले इस मेथड से एक्यूट एंगल फाइंड कर लेंगे और फिर ऑब्ट्यूस एंगल के लिए जो आंसर है वो पाई माइनस थीटा करके बोल देंगे. मान लो थीटा जो है वो 45 डिग्री आ गया या π/4 आ गया, तो फिर हमारे ऑब्ट्यूस एंगल का आंसर 3 π/4 135 डिग्री आ जाएगा. तो 2 लाइंस के बीच में ऑलवेज 2 एंगल्स होंगे, एंड इफ अगर वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई तब तो हम एक्यूट ऑब्ट्यूस की बात ही नहीं करेंगे. ठीक है, इफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो फिर एक्यूट ऑब्ट्यूस की हम बात ही नहीं करेंगे. उस केस में सीधे ही आंसर π/2 बोल देंगे कि दीज लाइंस आर एट राइट एंगल्स. इफ वन एंगल इज एक्यूट देन अदर वन इज ऑब्ट्यूस, दैट इज पाई माइनस थीटा. अब यहाँ पे हम अगर ये देखें, नोट करके लिख लेते हैं, पैरेलल लाइंस, जो 2 लाइंस को पैरेलल कब बोलेंगे? जब उनके बीच में एंगल जो है वो 0 या पाई हो जाए, यानी कि उन लाइंस का जो स्लोप है वो इक्वल हो जाए. तो 4 पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2, 4 परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस के लिए स्लोप्स में क्या रिलेशन आएगा? जैसे पैरेलल लाइंस के लिए तो m1 not m2 is equal to -1. m1 into m2 is equal to -1. और ये रिलेशन इसी फॉर्मूले से आया है. थीटा को हमने 0 किया था तब तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, और थीटा को हमने π/2 किया
तो उस सिनेरियो में डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज m1 m2 इज इक्वल टू -1। सर पहले वाला कोलिनियर वाला ही केस आएगा ना? कोलिनियर लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस को हम पैरेलल लाइंस में ही इंक्लूड करते हैं। अभी मैं आगे डिस्कस कर लूंगा, सारा इस अपने कवर हो जाएगा। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड। Sir, can you please again explain the perpendicular वाला? तो समझा नहीं। Put theta is equal to pi by 2, put theta is equal to 90 डिग्री। तो tan of 90 डिग्री सॉरी, tan of 90 डिग्री क्या बन गया? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इंफिनिटी टाइप, इंफिनिटी का मतलब कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो करना है, दैट इज 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ओके सर। सर ये फॉर्मूला आपको मिला कैसे, ये वाला tan थीटा मॉड m1 माइनस m2? तुम्हें क्या लगता है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से बना होगा? This is tan a minus b. tan a minus b, बिल्कुल करेक्ट है। If slope of first line is m1, m1 is equal to tan of a and m2 is equal to tan of b, तो ये tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b लिखा हुआ है। tan थीटा इक्वल्स a माइनस b। हाँ, अगर हमने इसका बोला ना कि इफ स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan ऑफ a एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan ऑफ b, का मीनिंग क्या हुआ कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से a एंगल पे इंक्लाइंड है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से b एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इन दोनों के एंगल का डिफरेंस a माइनस b हो जाएगा और उसका tan लिया तो tan ऑफ a माइनस b हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू a माइनस b। अच्छा सर, अंडरस्टूड। 3 पाई बाय 4, अच्छा स्टैंडर्ड ही आ गया ये। ओके, तो कई सारे लोगों ने आंसर ऑलरेडी बोल दिया है कि 135 डिग्री दैट इज 3 पाई बाय 4। तो m1 इन दिस केस इज -3, ठीक है। स्लोप फर्स्ट लाइन का -3 है एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज +2, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा फिर -3 आ जाएगा फिर +2 आ जाएगा, तो ये हो गया 3 और 2 5 और नीचे भी 5, मॉड लेने के बाद ये 1 आ गया। ओके, तो 3 पाई बाय 4 इज करेक्ट आंसर। तो अगर अपन को 2 लाइन की इक्वेशंस गिवन है तो हम इस तरह से फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली उन लाइंस के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये सभी लोग नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नोट कर लिया? वेट सर,
अब एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं लास्ट वाली स्लाइड करता हूँ। सर हम फॉर्मूला में मॉड क्यों लेते हैं? क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए थीटा सिंस एक्यूट है तो tan थीटा की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आनी चाहिए। अच्छा ओके सर। क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं लास्ट वाला साइड करता हूँ। तो क्वेश्चन अभी यहाँ पे क्या है कि दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल को π/4 बोल दिया एंड स्लोप ऑफ अनदर लाइन इज 1/3, देन स्लोप ऑफ अदर लाइन हमें फाइंड करना है। ठीक है, So next slide on. पहले एक बार ये नोट कर लो जिसने भी नहीं किया है। नंदिनी ने तो आंसर भी दे दिया था जल्दी। आप लोग सर उसमें आपने थीटा इक्वल टू एक्यूट लिखा है, वो आप पहले से ही लिखा है ना, वो दिया नहीं ना अपन को? इसमें नहीं, ये प्रीवियस क्वेश्चन में ये tan थीटा के फॉर्मूला के ऊपर। ये हमने, हाँ ये तो हमने एज्यूम किया कि मान लिया थीटा एक्यूट है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है वो एक्यूट एंगल के लिए लिखा है। तो हमने अगर थीटा को एक्यूट मान के फॉर्मूला लगा दिया तो जो आंसर आएगा वो एक्यूट एंगल का आंसर आ जाएगा। फिर हमने ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड किया। यस सर, so we'll just assume it. तो स्लोप के 2 आंसर्स आएंगे एंड m हाफ आ रहा है, m माइनस हाफ आ रहा है और नंदिनी का -2 एंड प्लस हाफ आ रहा है। यहाँ पे मॉड लगेगा तो 2 आंसर्स आएंगे, ध्यान रखना। ऐसा मान लेते हैं, चलो डायरेक्टली लेता हूँ कि m1 तो क्वेश्चन ने बता रखा है 1/3, m2 इसको हम m मान लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में बता रखा है बिकॉज tan ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1। तो ये एक मॉडुलस इक्वेशन बन गई। मतलब अब स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का रूल खत्म हो गया और अब हमें मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व करना है। प्लस साइन लिया तो m प्लस m/3 यानी कि 4m/3 इज इक्वल टू माइनस के 2/3। प्लस साइन लिया तो 4m और इधर आ गया 2/3, माइनस साइन लिया तो ये हो जाएगा -m/3, इधर आ गया तो माइनस के 2m/3 और माइनस इधर आया तो माइनस के 4/3। 2 and minus half, -2 and plus half, half and -1 minus half minus half। अरे क्या है, भाई कैलकुलेशन और सभी लोग देखो। टू एंड माइनस हाफ ही आ रहा है मेरा आंसर। तो कुछ लोगों का प्लस हाफ आ रहा है, कुछ लोगों का +2 आ रहा है। 2 एंड माइनस हाफ, ठीक है चलो ओके। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का लिया था, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज किया, खास तो नहीं है बट आगे अल्टीमेटली क्वेश्चन जो है वो मॉडुलस इक्वेशन के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो मॉड को ओपन कर लिया प्लस और माइनस साइन के साथ और कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आ गया। ठीक,
एक बार नोट करो। पैरेलल लाइन में अपने दो केस लिखे हैं यहाँ पे, हमें टू लाइन की इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट लाइन इज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and second line is, हाँ फर्स्ट सिचुएशन में नॉट इक्वल टू का साइन है, b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। एक बार देखना बोर्ड पे सारे लोग, if these two lines are parallel but distinct, lines are parallel and distinct, तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, ठीक है। but if these two lines are coincident lines, coincident lines का मीनिंग क्या है कि अगर एक लाइन ये है तो जो सेकंड लाइन है वो भी यही है, मतलब बिल्कुल इसके ऊपर जो लाइन बन रही है, ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं, और ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। तो कोइंसिडेंट लाइंस आर आल्सो पैरेलल लाइंस बट नॉट डिस्टिंक्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली बोला है कि इफ लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट देन यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। इफ दीज लाइंस आर पैरेलल बट सेम, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो फिर सारे करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो जो है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is further equal to c1 upon c2। ये तो है पैरेलल लाइन की बात। इसमें अब मैं ये नोट कर लिया, नेक्स्ट स्लाइड में ले जाऊं। नहीं सर, एक मिनट सर, For parallel lines, we only have to show that the slopes are equal, right? Right. Okay. हाँ हाँ हर्षिल, स्लोप्स को इक्वल कर दो, आ जाएगा। पैरेलल लाइन की जो कंडीशन है कि बोथ द स्लोप्स, first slope of first line in this case is minus a1 upon b1 and slope of second line is minus a2 upon b2। जब इन दोनों को इक्वल करोगे तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 आ जाएगा। तो बट वो सर c1 upon c2 इक्वल क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज अगर c1 upon c2 भी इक्वल हो गया, तुमको जस्ट समझने के लिए कि एक लाइन हमने लिया 2x plus 3y plus 4 equal to 0। इस लाइन को तुम एक्स वाई में कहीं ड्रॉ करोगे, मान लो ड्रॉ कर लिया अपन ने, फिर हमने क्या किया, इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाउ लाइन बिकम्स 4x plus 6y plus 8 equal to 0। तो दिखने में तो ये दोनों अभी दिखने में अलग अलग लाइंस लग रही हैं, बट जब तुम एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सेम जगह पे बन जाएंगी। तो दीज टू लाइंस आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस, और इन सच केसेस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 ऑलवेज। करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। बट अगर यहाँ पे मैं इस 8 को चेंज करके 9 कर देता हूं, देन दीज टू लाइंस आर नाउ पैरेलल लाइंस बट नॉट कोइंसिडेंट लाइंस, बिकॉज ओनली अब स्लोप ही इक्वल है, कांस्टेंट सारे के सारे कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो मैच नहीं कर रहा। सर एक मिनट वापस आओगे? हाँ एक मिनट को। क्विकली नोट कर लो। So can you please show the note once? जिसको भी जिसने बोला था ये नोट कर लिया सारा सभी ने? यस सर। Yes, sir.
सर परपेंडिकुलर लाइन के लिए स्लोप -1 होगा ना? नहीं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ दीज टू लाइंस इज इक्वल टू -1। डिस्टिंक्ट लाइन मतलब अलग अलग लाइन, ये पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, ये दोनों तो पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, ठीक है। और ये पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि सेम लाइन। सर तो स्लोप सेम होगा लेकिन y इंटरसेप्ट सेम नहीं होगा ना? नहीं, सेम ही होगा। कौन से केस में बोल रहे हो तुम? अगर नहीं, फॉर पैरेलल, डिस्टिंक्ट लाइंस। हाँ डिस्टिंक्ट में अलग होगा बिल्कुल। Sir, बोलो। so what is that after that y b plus? ये कोई कांस्टेंट है लैम्बडा, Okay. ठीक है। लैम्बडा लिख लो, के लिख लो, म्यू लिख लो, सी लिख लो। सर आपने नोट 1 में क्या लिखा है? एनी लाइन परपेंडिकुलर टू No, लाइन सर उसके नीचे सर x by minus y by b plus लैम्बडा। अरे तुम कोई सा भी कांस्टेंट बना लो यहाँ पे, लैम्बडा की जगह सी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, बस कांस्टेंट है। सी तो सी क्या है, ऑलरेडी यूज्ड है यहाँ पे, इसलिए सी की जगह सी डैश कर लेते हैं, बिकॉज सी ऑलरेडी यूज्ड है, इसलिए ये अलग है और ये अलग है। सो सर वो लास्ट वाला भी कांस्टेंट ही रहेगा ना हमेशा? हाँ, Yes. अब क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा।
सर वो आपको A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल 0 कैसे मिला? जिन लोगों ने सारा नोट कर लिया वो प्रूव करो कि फॉर परपेंडिकुलर लाइंस A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। किसी को समझ आएगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल्स टू 0 प्रूव कैसे करेंगे? हिंट है ये, तो अगर अपन फर्स्ट लाइन का स्लोप लिखेंगे m1 कितना आ रहा है माइनस A1 अपॉन B1, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन माइनस A2 अपॉन B2। नाउ अप्लाई m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस A1 अपॉन B1 माइनस A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू माइनस 1। देखना, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ट्रांसफर किया, यानी कि सिंपलीफाई किया, तो ये बन जाएगा। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप माइनस A1 अपॉन B1, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन माइनस A2 अपॉन B2 एंड अप्लाई m1 m2 इक्वल्स टू -1 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, तो वी विल गेट A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। बट एक बार आप जो भी अपन ने बोर्ड पे लिखा होगा सब सारी चीज देखते हैं, जो काम की नहीं है एक बार मैं वो हटा देता हूँ। हमने इससे पहले नोट किया था that if lines are parallel lines then A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and parallel and distinct है तो further not equal to C1 upon C2 and coincident है तो this is further equal to C1 upon C2। बट अगर अपन को कोई भी एक लाइन गिवन है और बोला है कि इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन है जो 5,7 से पास कर रही है एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, तो हम क्या करेंगे कि जो गिवन लाइन है इसके पैरेलल लाइन इस तरह की फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y को तो सेम रख लेंगे, और जो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ऑलरेडी 7 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, इसकी जगह अपन कुछ k रख देंगे, बस कांस्टेंट को चेंज कर देंगे। तो गिवन लाइन की पैरेलल लाइन लेने के लिए x और y का जो एक्सप्रेशन है वो तो हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, बस कांस्टेंट को चेंज कर देंगे। इस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन है जैसे बोला होगा कि दिस लाइन इज पासेस थ्रू पॉइंट 2,3, तो 2,3 से पास कराया, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो पैरेलल लाइन के लिए हमें बस कोफिशिएंट ऑफ x एंड y को एज इट इज कॉपी कर लेना है। बट इफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस, अगर हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन कंसिडर करनी है, तो हम क्या करेंगे, मेथड 1 कि हम लाइन को bx माइनस ay प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0, यहाँ पे किया गया कि जो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, तो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको इंटरचेंज किया है और कोई से भी एक कोफिशिएंट का साइन भी चेंज कर दो। अभी x का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस a है, y का कोफिशिएंट प्लस b है, तो हमने x का कोफिशिएंट b लिखा है, y का कोफिशिएंट a लिखा है, लेकिन एक साइन चेंज कर दिया, तो यहाँ पे अपन ने बीच में माइनस साइन लगा दिया और फिर कोई कांस्टेंट k ऐड कर दिया। ऐसा भी कर सकते हैं ऑल्टरनेट मेथड कि हम x का जो कोफिशिएंट है जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको x के डिवीजन में ले आए, y का जो कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में है उसको y के डिवीजन में ले आए
और अगेन दोनों के बीच का साइन चेंज कर दिया और एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और एप्लीकेशन समझ आ जाएगा, बट एक जस्ट जनरल पॉइंट कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वो y इक्वल टू 0 होता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। अगर हमें कोई भी एक लाइन लेनी है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम y इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन y इक्वल टू कांस्टेंट, बस अपन ने कांस्टेंट को चेंज कर दिया। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन y इक्वल टू कांस्टेंट ले लेंगे। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन x इक्वल टू कांस्टेंट ले लेंगे। यहाँ पे हर्षल ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन यही है कि जब तुम इस लाइन का स्लोप फाइंड करोगे m1 और इस लाइन का स्लोप फाइंड करोगे m2, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो जब तुम चेक करोगे कैलकुलेशन करके तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ तक तुम लोगों ने नोट कर लिया। मैं अब नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। सर वो सेकंड या थर्ड पॉइंट का इक्वेशन कैसे आता है? किसका? ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस is y equal to 0 and equation of y axis is x equal to 0। अगर हमें किसी भी एक गिवन लाइन के पैरेलल लाइन कंसीडर करनी है तो ओनली कांस्टेंट को ही चेंज करना है। तो हमने कहा कि x एक्सिस का इक्वेशन जो y इक्वल टू 0 था, इसका बस कांस्टेंट चेंज करके y इक्वल्स टू k बोल दिया। और ऐसे ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो कि x इक्वल टू 0 होता है, इसका कांस्टेंट चेंज करके x इक्वल टू k कर दिया इस पॉइंट की हेल्प से। और वो बात अलग है कि इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन डेफिनेटली दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। सिमिलरली पॉइंट नंबर 3। सर जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है ना? बिल्कुल। सर y इक्वल टू 0 था, फिर आपने y इक्वल टू k कैसे किया? मतलब उसको चेंज कर दिया सर? अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। Find equation of a line which is parallel to this line. हाँ, करेक्ट आंसर है नंदिनी। अब देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 के पैरेलल लाइन जो है वो हम 2x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, या फिर 2x प्लस 3y इक्वल टू k, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोई एक ही लेना है। k जो है वो तो कांस्टेंट है, इसको हम लेफ्ट में रखें या राइट में रखें ये कभी मैटर नहीं करेगा। तो हम आइदर 2x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0 कंसिडर कर सकते हैं, या फिर 2x प्लस 3y इक्वल टू k कंसिडर कर सकते हैं। हमने जो अभी पॉइंट डिस्कस किया था वो क्या था कि हमें तो बस x और y जो है उनके कोफिशिएंट्स को एज इट इज कॉपी कर लेना है। ठीक है, अगर हमने मान लो ये लिया तो क्वेश्चन ने बोला है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1 -1, 1। सेटिस्फाई कराया तो इन दिस केस जो k की वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। k की वैल्यू को यहां पुट किया तो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो 2x प्लस 3y -1 इक्वल टू 0 आ जाएगी। अगर हम इस लाइन को लेके सॉल्व करते कि ये -1, 1 से पास कर रही है तो पास कराओगे तो k की वैल्यू ऑटोमेटिकली +1 आएगी इन दिस केस, और +1 आएगी तो रिक्वायर्ड लाइन जो है
2x प्लस 3y इक्वल्स टू +1 हो जाएगी। मेथड 2 मेथड 1, तो कोई सा भी मेथड से सॉल्व कर लो, मतलब कि k को हमने लेफ्ट में रखा या राइट में रखा ये मैटर नहीं करेगा, फाइनल आंसर सेम आ जाएगा। अगर लाइंस पैरेलल रखनी है तो ओनली c ही चेंज करना है, कांस्टेंट ही चेंज करना है, क्योंकि दोनों लाइन का स्लोप सेम रहेगा और स्लोप जो है वो x एंड y के कोफिशिएंट से डिफाइन होता है। सर तो हम लोग सी को चेंज कर देते हैं, हम लोग बात करते कोइंसिडेंट लाइन की बात नहीं करते हैं, हम लोग डिस्टिंक्ट लाइन की बात करते हैं, पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइन। अगर बाय चांस कोई ऐसा पॉइंट गिवन होता जिसमें जिसको सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू 4 आ जाती, तो भी ऑल्दो लाइन तो कोइंसिडेंट लाइंस ही है, बट ये मेथड एज इट इज रहेगा, यहाँ पे मैटर ही नहीं करेगा। तो सभी को देखो सॉल्यूशन जो मैंने लिखा है वो कंप्लीट समझ आ गया? कोई भी पॉइंट किसी को सॉल्यूशन में डिस्कस करना है? तो सर वो लोग देंगे ही ना अपन को कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल डिस्टिंक्ट है, अपन को कैसे फाइंड करने का? चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमने जब नोट लिखा है तो उसमें भी हमने ओनली पैरेलल वर्ड यूज किया है, पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट या कोइंसिडेंट वर्ड यूज नहीं किया है, ओनली पैरेलल के लिए बोला है। सर तो बेसिकली इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि के कहाँ पे रखा है, LHS में RHS में। बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोगों ने डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लिया क्या? मैंने डाउट ग्रुप का लिंक भेज दिया था। 3x minus 2y equals to -6. 3x minus 2y equals to -6। ठीक है, अगर किसी ने डाउट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। तो 3x minus 2y equals to -6 नहीं, x इंटरसेप्ट बोला है ना -3, तो 3x minus 2y equals to -9। हाँ, ये जो सिद्धांत ने आंसर दिया है लास्ट में, उससे पहले राहुल ने भी आंसर दिया है, तो नंदिनी -6 वाला इनकरेक्ट है आंसर। और लोग देखो ये 3x minus 2y equals to -9 आंसर आता है क्या? और मेथड क्या होगा? ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है, तो अगर हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कंसिडर करनी है तो हमने कहा x और y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके कोई सा भी एक साइन चेंज कर लो, तो रिक्वायर्ड लाइन को हम, जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, हम 3x minus 2y is equal to k मान लेंगे। x का कोफिशिएंट 3 कर दिया, y का 2 कर दिया और बीच में -9 लगा दिया, और k को अभी कहा ही था कि लेफ्ट राइट कहीं भी रख लो, मैटर नहीं करेगा, तो हमने अभी राइट साइड में रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस लाइन has x intercept is equal to -3, that means this line passes through point -3,0, -3,0 से पास कराया, तो k की वैल्यू -9 आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम k को लेफ्ट में रखते तो फिर k की वैल्यू +9 आती, बट फाइनल आंसर सेम आता। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 3x minus 2y equal to -9,
और इसी आंसर को हम 3x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, दोनों सेम आंसर है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अगर लाइन को परपेंडिकुलर लेना है तो x एंड y के कोफिशिएंट्स को हमने इंटरचेंज किया और फिर उनके बीच का साइन चेंज कर दिया। नेक्स्ट कर दूं? वेट सर, डन। यस सर। सर तो वो परपेंडिकुलर लाइंस में नोट में सेकंड और थर्ड पॉइंट था, वो यही है ना? परपेंडिकुलर के नोट का जो फर्स्ट पॉइंट था वो है ये। ओके सर। So can you please show the previous slide once? थोड़ा अपना सभी लोग अपनी राइटिंग जो स्पीड है उसको भी बढ़ाओ और बजाय स्क्रीनशॉट लेने का सारा कुछ नोट डाउन करने का ट्राई करो। मैं तो नोट कर लिया। सर हमको के को हमेशा पॉजिटिव रखना है ना, राइट और लेफ्ट? नहीं नहीं, तुम कुछ भी ले लो, तुम k को माइनस k/3 भी यूज कर लोगे तो भी आंसर सही आ जाएगा। k का वैल्यू डिफरेंट आएगा, बट यहाँ पे तुम कोई सा भी कांस्टेंट ले लो। मतलब हम कह रहे हैं कि k इज एनी कांस्टेंट। इफ k इज एनी कांस्टेंट, k कैन टेक एनी वैल्यू, देन k/3 इज एनी कांस्टेंट, माइनस k/3 इज आल्सो एनी कांस्टेंट। तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी पड़े जो, बट वो k ऑब्वियसली k/3 से सिंपल लगता है तो अपन ने k यूज किया है। प्लस k ऑब्वियसली माइनस k से बेटर लगता है तो हमने प्लस k यूज किया है। बट तुम कुछ भी ले सकते हो। इस वाले पॉइंट को हम पी बोल रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P 3,4। क्वेश्चन को ढंग से समझो क्या कह रहा है और ट्राई करो। टाइम का फाउंडेशन अभी नहीं है क्योंकि कुछ क्वेश्चन को पहले समझना होगा। तो बताओ आंसर जितना देर में तुम्हें बता सकते हो।
ओके एक आंसर आया 6 स्क्वायर यूनिट्स। और लोग बताओ यहाँ पे है 3,4 पॉइंट। श्रेयस का भी 6 आ रहा है। ये आ रहा है 2 1 1 और 2 2 1। मेरा तो 1 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। किसी का 1 स्क्वायर यूनिट आ रहा है क्या? एक बार देखते हैं, हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना था। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ क्यों किया है? बिकॉज क्वेश्चन ने बोला है कि दीज लाइंस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल हैं और पॉइंट 3,4 से पास कर रही हैं। 3,4 पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा। तो 3,4 से पास करने वाली एक लाइन तो ये हो जाएगी which is parallel to y axis and one line is this which is parallel to x axis। ठीक है, now these two lines intersect the line। अच्छा उससे पहले इसकी बात करें, उससे पहले इस लाइन की इक्वेशन, since this line is parallel to y axis तो x is equal to constant assume कर लेंगे and this line passes through point 3,4। 3,4 से पास किया तो x equal to 3 इस लाइन की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली दिस लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन हम y इज इक्वल टू कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे, y इज इक्वल टू म्यू लिया है मैंने। एंड दिस लाइन पासेस थ्रू 3,4 तो म्यू की वैल्यू 4 आ जाएगी तो y इक्वल्स टू 4 इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो पहले देखना कि क्वेश्चन ने जो यहां तक बोला था, जिन दो लाइन की क्वेश्चन बात कर रहा है उन दोनों लाइन की इक्वेशंस, फर्स्ट लाइन इज x इक्वल टू 3 एंड सेकंड लाइन इज y इक्वल्स टू 4। यहां तक का पार्ट क्लियर है क्या कि हमने पैरेलल टू x एक्सिस लाइन को y इज इक्वल टू कांस्टेंट लिया, उसको 3,4 से पास कराया। ऐसे ही पैरेलल टू x एक्सिस लाइन, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस लाइन को x इज इक्वल टू कांस्टेंट लिया और उसको 3,4 से पास करा दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये कुछ ऐसे होगी। ये इस लाइन को, इसको तो क्वेश्चन ने P बोला था, इन पॉइंट्स को Q और R बोल दिया कि ये इस लाइन को Q और R पे कट कर रहे हैं। तो Q और R के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। Q वाला पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है? Q वाला पॉइंट Q है लाइंस 2x प्लस y इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 3 इन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहां से x इक्वल टू 3 यहां पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स 3,2 आ गए। ऐसे ही पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स तुम लोग फाइंड करो और फिर अब एरिया फाइंड करो। और देखो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है उसमें स्टेप 1 की जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं, ये जो टू लाइंस हैं, ये सिंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस हैं तो हमने इनकी इक्वेशंस को x इज इक्वल टू k और y इज इक्वल टू k ले लिया। स्टेप 2 स्टेप 2 की हमने इनको 3,4 से पास कराया तो हमें x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 उन दोनों की इक्वेशन मिल गई। और स्टेप 3 कि हमने पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए इस तरह से। तो एक बार यहाँ तक हेलो, हाँ जब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए वापस बताओ ना। डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉइंट Q जो है वो 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 3 इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये समझ आ रहा है? यस सर।
तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया तो x इक्वल टू 3 लाइन से, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ रखी, y की वैल्यू 2 आ रही है, तो r के सर कोऑर्डिनेट्स वन ही आंसर है। हाँ 1 ही है ना, तो r वाला जो पॉइंट है वो 2x प्लस y इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 4 इन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से आएगा, तो y को 4 पुट किया तो x की वैल्यू 2 आ रही है। तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स 2,4 आ रहे हैं, तो पॉइंट r जो है वो 2,4 आ गया। अगर ये 2,4 और q 3,2 और p 3,4 है, तो फिर ये वाली जो डिस्टेंस है ये 3 माइनस 2 1 यूनिट हो गई। ये वाली जो डिस्टेंस है ये y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 4 माइनस 2 2 यूनिट हो गई। तो ट्राइंगल का एरिया, सिंस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू 1 इंटू 2 से 1 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो देखना लास्ट स्टेप में सबको क्लियर है कि हमने सिंस तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, तो हमने पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला यूज किया था उससे अपन बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे भी सिंपल यहाँ पे है बिकॉज जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में ये P और R पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट एंड P और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट आ रहा है। ये सबको समझ आ गया। y2 माइनस y1 से PQ एंड x2 माइनस x1 से PR डिस्टेंस अपन ने फाइंड कर लिया और फिर अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया। ठीक है, ये सारा नोट कर लो, फिर नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो नोट में पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 लिखा था ना, उसका यूज किया है, x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k। q intersect this and this line, so q, yes बिल्कुल। नोट कर लिया, आगे बढ़े। No, sir. Wait. तो वो ग्राफ भी ड्रॉ करना ना। हाँ हो गया। Nice. Sir. जब नोट कर लो तो बताना है ना। Done, sir. डन। Yes.
एक बार जो भी बोर्ड पे लिखा है ना इंक्लूडिंग क्वेश्चन यहाँ तक सारा नोट कर लो। अच्छा M1 M2 M3 यहाँ पे बी एंगल कर लेना है ना। तो यहाँ पे बोला कि अपन को एक ट्राइंगल इक्वेशन में ट्राइंगल एबीसी और उसके जो तीनों साइड की इक्वेशन है वो गिवन है। तीनों साइड का मतलब तीनों लाइंस है और तीनों लाइंस की जैसे ये जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल को अपन तुम लोगों को अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं नोट करना है। मान लो ये तीन लाइंस ऐसे गिवन है तो हमें इस ट्राइंगल के इंटरनल एंगल अल्टीमेटली हमें इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल एंड सो ऑन, तो दो लाइन के बीच का ही एंगल फाइंड करना है। दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए अपन ने अभी फॉर्मूला लिखा भी था, लेकिन उस फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या थी कि उस फॉर्मूले में हम मॉड लगा लेते हैं और अगर अपन ने मॉड लगा लिया तो ये पक्का हो गया कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो थीटा जो है वो एक्यूट आएगा। बट ट्राइंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल भी हो सकता है। ट्राइंगल तो ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए और ये वाले एंगल्स एक्यूट एंगल्स हो जाएं। तो हमें विद साइन आंसर अगर फाइंड करना है, हमें अगर ओनली पॉजिटिव आंसर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मेथड क्या है कि हम फर्स्ट स्टेप इन लाइंस के जो स्लोप्स हैं, जो भी तीन लाइंस दे रखी हैं, इन लाइन के स्लोप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अभी अगर अपन देखें तो इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है ये -2 आ रहा है, इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है ये +1 आ रहा है एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1/3। बट सिंस हमें ये लाइन के स्लोप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसका मतलब कि हम m1 जो बोलेंगे वो 1 को बोलेंगे, m2 विल बी 1/3 and m3 is equal to -2 because m1 is greater than m2 and m2 is greater than m3। तो स्टेप 1 देखो ये सबको समझ आया क्या? आंसर अभी अपन देखते हैं क्या आ रहा है, बट पॉइंट इज कि जो भी 3 स्लोप्स हैं उन स्लोप्स को m1 m2 m3 के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमने m1 इसे बोला है, m2 इस नंबर को बोला है और m3 इस नंबर को बोला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने हमसे एंगल बी फाइंड करने को बोला है। एंगल बी जो आएगा वो ए बी और बी सी लाइन के इंटरसेक्शन से बनेगा। ए बी और बी सी लाइन का जो स्लोप है वो हमने यहां और यहां यूज किया है। स्टेप 2 कि एंगल बी फाइंड करने को बोला है। एंगल बी जो है वो ए बी और बी सी लाइन से बनेगा। ए बी और बी सी लाइन के जो स्लोप्स हैं उनको हमने m3 और m1 में यूज किया है। अगर हमें m3 और m1 वाला फॉर्मूला यूज करना है तो इसका मतलब कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारे पास अब tan b का आंसर m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1 और अभी आंसर आ रहा है ये -3 अपॉन -1 प्लस का 3 आ रहा है। एंगल B इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। ये इसका सॉल्यूशन है। हाँ सर हमको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का क्या मतलब यूज क्या होगा? उससे अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आ जाएगा जो आना होगा। मतलब हमने बोला ना कि ट्राइंगल के जो एंगल है, ऐसा तो है नहीं कि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल ऑलवेज एक्यूट एंगल ही होते हैं, बट अगर अपन ने मॉड लगा दिया
तो हमेशा एक्यूट एंगल का आंसर आएगा, बिकॉज tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हमने यहाँ पे इन स्लोप्स को इस तरह से अरेंज कर लिया कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हम यहाँ पे एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन कंसिडर कर रहे हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने स्लोप्स को डिफाइन कर लिया, m1 किसे बोलना है, m2 किसे बोलना है, m3 किसे बोलना है। फिर क्वेश्चन ने बोला कि अच्छा तुम लोग जैसे बताओ मुझे अभी कि अगर क्वेश्चन ने एंगल C फाइंड करने को बोला होता तो हम कौन से स्लोप्स को यूज करते, m1 m2 m2 m, मतलब कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 3 एंगल C फाइंड करने के लिए? और तो बताओ, एंगल C फाइंड करने के लिए फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3 क्या यूज करते? एक ने 1 बोला, एक ने 2 बोला, एक ने 3 बोल दिया। सर फॉर्मूला नंबर 1। अच्छा, तो इसका मतलब कि कई सारे लोगों, क्योंकि अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो वापस से देखो, सारे लोग वापस से बोर्ड पर देखना कि हमें एंगल बी चाहिए था। हमने बोला एंगल बी जो है वो उन दो लाइन से बनेगा जिसमें बी आ रहा है, बी आ रहा है ए बी और बीसी लाइन में। ए बी लाइन का जो स्लोप है उसे हमने m3 बोला था और बीसी लाइन का जो स्लोप है उसे हमने m1 बोला था। तो वो फॉर्मूला जिसमें m3 और m1 आ रहा है वो फॉर्मूला नंबर 3 है। तो हमने फॉर्मूला नंबर 3 को यूज करके एंगल बी फाइंड कर लिया। तो ऐसे ही एंगल सी यहाँ आ रहा है सी और यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों स्लोप से बनेगा और इन दोनों स्लोप्स को हमने m1 और m2 बोला है। तो m1 और m2 फॉर्मूला नंबर 1 में लिखा हुआ है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये तो थी कि हमने इन एंगल्स को θ1, θ2, θ3 बोला है, एबीसी नहीं बोला है। ट्रायंगल का नाम तो एबीसी लिखा था बट एंगल्स का नाम एबीसी नहीं लिखा, बिकॉज वो डिपेंड करेगा कि हमने m1 किसे, m2 किसे और m3 किसे माना है। उसके अकॉर्डिंग θ1, θ2 एंड θ3 जो है वो अकॉर्डिंगली ए बी और सी बनेंगे। जैसे कि इन दिस केस बी के लिए हमने थर्ड वाला फॉर्मूला, सी के लिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला और ए के लिए फिर सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अभी देखना सी के लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, समझ आ गया? मैटर क्या बोला हमने कि सी जो आ रहा है वो इन दोनों में आ रहा है, यानी कि इन दोनों के स्लोप्स को हम यूज करेंगे। इन दोनों के स्लोप विच आर 1 एंड 1/3 उनको हमने m1 और m2 बोला हुआ है। तो m1 और m2 फर्स्ट वाले फॉर्मूले में यूज्ड है, therefore tan of c in this case will be equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। तो सर हम m1 greater than m2 greater than m3 से साइन भी करते हैं ना, साइन प्रॉपर आता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब जैसे हमने ये जो बात की है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इसमें बस एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो हमने क्वेश्चन लिया है इसमें तो तीनों ही लाइन के स्लोप्स डिफाइंड है। m1 हमें नंबर पता लग गया, m2 नंबर पता लग गया, m3 नंबर पता लग गया, तो हमने इनको इजीली डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, बट मान लो किसी दूसरे क्वेश्चन में जो CA लाइन है इसके प्लेस पे x इक्वल टू 7 सिर्फ ये लाइन लिखी होती, x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 का जो, हाँ फॉर्मूला तो उसी से बनाया है, tan ऑफ a माइनस b के फॉर्मूले से, लेकिन हमने यहाँ पे मॉड नहीं लगाया। x माइनस x इक्वल टू 7 जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप तो नॉट डिफाइंड है, और नॉट डिफाइंड हम स्लोप जब बोलते हैं तो उसको इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर इंफिनिटी बोल दिया तो ये m1 बन जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हो गया इंफिनिटी। अगर माइनस इंफिनिटी बोला तो ये m3 बन जाएगा, सबसे छोटा नंबर हो गया माइनस इंफिनिटी। लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अब इस चीज को m1 बोला जाए या m3 बोला जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं एक बार, लेकिन यहां तक सारा नोट कर लो। अगर कोई भी एक लाइन वर्टिकल लाइन हो जाए, दैट मींस उस लाइन का स्लोप अगर डिफाइन नहीं हो, तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? These formula are valid only when m1, m2 and m3 all three numbers are defined. सर अगर हॉरिजॉन्टल हो गया तो? हॉरिजॉन्टल में तो स्लोप 0 हो जाएगा ना, तो मैटर ही नहीं करेगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। 0 तो अपन को पता है कि किससे बड़ा किससे छोटा है। नेक्स्ट कर दूं?
सर हमें हमेशा tan की वैल्यू पॉजिटिव क्यों चाहिए ऐसा लाइक tan के लिए पॉजिटिव नहीं चाहिए हमें, तो अकॉर्डिंग अभी तो चांस की बात है, वो 10 के लिए पॉजिटिव आ गई थी, लेकिन 10 के लिए नेगेटिव भी आ सकती है, और 10 के लिए अगर नेगेटिव आएगी दैट मींस वो एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने m1 ग्रेटर देन m2 लिया है तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, नहीं, नेगेटिव भी आ सकता है, m1 और m2 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हो गया। सर हम उनको वो ऑर्डर में इसलिए लेते हैं ना ताकि हम वो tan a माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई कर सके, बिगर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल, वैसे नहीं, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो उसमें अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि अपने ऑर्डर में क्यों लिया। अभी अपन को मॉड हटा दिया क्योंकि इंटरनल एंगल चाहिए, तो मुझे क्या है कि टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बताया नहीं है। अभी तो तुम बस इस चीज को ध्यान रख लो। अभी इन दिस केस अगर हम स्लोप्स को देखें, वही क्वेश्चन वही है कि फाइंड ऑल 3 एंगल्स। अगर हम स्लोप्स को देखें तो फर्स्ट लाइन का स्लोप -1 आ रहा है, सेकंड लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं है, एंड थर्ड लाइन का स्लोप +2 आ रहा है। बट सिंस स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज नॉट डिफाइंड, तो हम लास्ट वाला मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में XY प्लेन में इन तीनों लाइंस को ड्रॉ करो। सभी लोग XY प्लेन में इन तीनों लाइंस को ड्रॉ करो। सभी लोग लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो ना XY प्लेन में? फर्स्ट लाइन है x + y = 4, तो x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ गई, y को 0 पुट किया तो x के लिए 4 आ गई, तो ये लाइन इस तरह से बन जाएगी। सेकंड है x = -2, एंड थर्ड है y = 2x - 3। x = 0 पे y की वैल्यू -3 और y = 0 पे x की वैल्यू 3/2। तो ऐसे ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये मार्क करो कि कौन सा पॉइंट A है, कौन सा पॉइंट B है, कौन सा पॉइंट C है इन लाइंस के अकॉर्डिंग। तीनों लाइंस को XY प्लेन में हमने ड्रॉ किया, फिर हमने A, B और C को मार्क करना है। तो A जो है वो A इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, x + y = 4 और y = 2x - 3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि ये हो गया, तो दिस पॉइंट विल बी A। तुम लोग बताओ ये वाला पॉइंट जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, विल इट बी B और C? ये वाला पॉइंट B और C में से कौन सा पॉइंट होगा? एक आंसर बोला गया B, और कोई? अपर पॉइंट इज B। तो ये x = -2 यानी कि ये लाइन, एंड x + y = 4 यानी कि ये लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये एंगल B हो जाएगा और ये एंगल C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टेप 2 कि A, B और C को मार्क किया। अब आगे आप बोर्ड पर देखना, सारे लोग कॉपी पेन बिल्कुल छोड़ के ऊपर बोर्ड पर देखो कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसका जो स्लोप है वो 2 है, तो इसका tan थीटा हम 2 बोल रहे हैं, स्लोप 2 है,
तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल हमें 2 मिल गया, ये वाला एंगल हमें थीटा मिल गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। यहां तक क्लियर है? इफ दिस एंगल इज थीटा, this is pi by 2, then this angle becomes, angle C becomes pi by 2 minus theta। तो देखो एंगल C फाइंड करना समझ आ गया क्या? यही हमारा आंसर है। थीटा जो था वो tan इनवर्स 2 था। हमने कहा कि सिंस दिस एंगल इज थीटा, जो लाइन का इंक्लिनेशन है, और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा है, ये पाई बाई 2 है, तो ये वाला एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। तो हमने ट्राइंगल का इंटरनल एंगल C फाइंड कर लिया। कोई डाउट किसी को एंगल C फाइंड करने में? नहीं। तुम लोग अब बिल्कुल सेम मेथड से एंगल B बताओ, इंटरनल एंगल B कितना होगा? हाँ, तो इंटरनल एंगल B बताओ। ये तो ठीक है कि फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो -1 है, और इसी का यूज करना है। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1, तो इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन इज -π/4। तो ये वाला जो एंगल है ये π/4 हो गया। ठीक है। इफ दिस एंगल इज 90 minus tan inverse 1, tan inverse 1 is π/4। हाँ ठीक है तुम्हारा आंसर। इफ दिस एंगल इज π/4, तो दिस एंगल आल्सो π/4, मतलब 45 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 minus 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री आ गया। देखना सेकंड एंगल के लिए हमने कहा कि इस लाइन का स्लोप जो था वो -1 था, तो एंगल जो है वो -π/4 आया, लेकिन ये वाला एंगल हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसको हमने π/4 बोल दिया। इफ दिस एंगल इज π/4, दिस एंगल इज आल्सो π/4, सेम एंगल है। ये π/4 है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये π/2 है, तो यहाँ पे बचा एंगल π/2 माइनस π/4, यानी कि π/4 आ गया। और अगर हमें ट्राइंगल के दो एंगल्स मिल गए, तो एंगल A जो है वो 180 डिग्री माइनस B माइनस C करने से मिल जाएगा। B एंगल जो है वो π/4 एंड C एंगल इज π/2 माइनस tan इनवर्स 2। सर अब A तो हम 180 माइनस C एंड B करके कर सकते हैं। वे तो क्या है, π/4 प्लस tan इनवर्स 2, करेक्ट। तो अभी देखना, अगर लाइन वर्टिकल लाइन आ जाती है तो सिचुएशन और भी सिंपल हो जाती है कि हमें अब फॉर्मूले का यूज ही नहीं करना पड़ा, और हमने ओनली डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर लिया। ठीक, तो आज की क्लास में अपन यहाँ तक ही रखते हैं, और एक बार जो हमने आज ये लास्ट में जो 2 क्वेश्चंस किए हैं उनको खुद से भी ट्राई करना। इक्वेशंस तुम लोग लिख लेना और खुद से ट्राई करना वापस से, देखो होते हैं कि नहीं होते। होमवर्क अपन जो लास्ट क्लास में बोला था वही रखते हैं अभी, है ना? सर आपको ऑर्डर वाला नेक्स्ट क्लास एक्सप्लेन कर दोगे? अभी एक्चुअली मैं आज की क्लास का टाइम ओवर हो गया, पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट्स। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास ही हुई। Sir, will you send the notes in the group? क्या? सर स्लोप माइनस के अपन क्लॉकवाइज मिल गया ना एंगल को।
हाँ अगर प्लस का अपन ऊपर लेते हैं ना फिर बिल्कुल। चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए बाय।